नाजरीन, लापता अफराद को अगली समात पर बाजियाब करवा के पेश करने का हुक्म दिया गया है। ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जमात इस्लामी ने कल धरना खत्म कर दिया है और जो मुतालबात मंजूर हो गए हैं, ये जिन मुतालबात पर हुकूमत और जमात इस्लामी का इत्तफाक हुआ है, मुआहदा हुआ है, वो क्या मुतालबात हैं। गवादर के अंदर कल जो धरना जारी था वो आज तुर्बत की तरफ रवाना हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज धुआंधार तकरीर की है असेंबली के अंदर। शिकवा भी जाहिर किया है जी कि मेरे नाना को जो है वो सही से इंसाफ नहीं मिला। बिलावल भुट्टो साहब, आपको अपने नाना का जो वो याद है, तो जनाब इसके ऊपर मुझे बिलावल साहब का सटान समझ नहीं आया। एक तरफ तो ये इंसाफ के लिए रो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इनकी हुकूमत है बलूचिस्तान के अंदर। बिलावल साहब को चाहिए था कि उसके ऊपर भी लब कुशाई करते कि जो वहां पर लोग शहीद हुए हैं। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लापता अफराद को अगली समात पर बाजियाब करवा के पेश करने का हुक्म दिया गया है। ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जमात इस्लामी ने कल धरना ख़त्म कर दिया है और जो मुतालबात मंजूर हो गए हैं, ये जिन मुतालबात पर हुकूमत और जमात इस्लामी का इत्तफाक हुआ है, मुआहदा हुआ है, वो क्या मुतालबात हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ गवादर के अंदर कल जो धरना जारी था वो आपको बताया था कि वहाँ से धरना ख़त्म करके आज जो है वो तुर्बत की तरफ रवाना हो जाएगा काफ़िले की सूरत में। वो आज तुर्बत की तरफ रवाना हो गया और आज जो है वो आइंदा का लाहे अमल के बारे में भी बताया गया है कि आइंदा अब ये तहरीक किस तरह से चलेगी और अगले 2-3-4 दिन का प्लान है वो क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज धुआंधार तकरीर की है असेंबली के अंदर। उस तकरीर पर भी कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को, एक तो आप लोग बड़े जो है वो काबिले तहसीन हैं और आप सब लोग जो है वो काबिल सताइश हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं। क्योंकि आप वो लोग हैं, या तो आप खुद दो तरह के मेरे सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं या मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियोस देखते हैं इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर इंटरटेनमेंट की भरमार है, लोग उस किस्म की वीडियोस देखना पसंद करते हैं ज़्यादा। आजकल जो है वो ज़रा अरशद नदीम ने कल एक अचीवमेंट की है, बड़ी बात है, ज़्यादा लोग उसको देखना चाह रहे हैं, उसके घर पे जो है वो क्या हो रहा है और इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म की वीडियोस ज़्यादातर देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ छोड़ के मेरी वीडियो ये वाली देखने पसंद की है, तो इसका मतलब है या तो आप खुद उस मजलूम तबके या उस मजलूम कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी ज़्यादातर हम अपने वीडियोस में बात करते हैं, जिनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, या फिर आप दूसरी कैटेगरी में हो सकते हैं कि आप उनके लिए हमदर्दी रखते हैं, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं और आप जो है वो आपके नज़दीक जो कुछ भी हो सकता है आप उनके लिए करना चाहते हैं। तो आप इन दोनों कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी में हो तो आप जो है वो काबिल तहसीन है और काबिल सताइश हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आप लोगों ने ही चैनल को चलाना है और आपकी वजह से ही ये प्लेटफॉर्म बनना है। और जितना मजबूत ये प्लेटफॉर्म आप बनाएंगे उतनी मजबूत हमारी आवाज़ बनेगी और हम उतनी मजबूती से जो है अपने उन लोगों की, अपने उन मजलूम भाइयों की आवाज़ बन सकेंगे जिनकी बात को दबा दिया जाता है, जिनकी बात को खामोश करवा दिया जाता है। खैर, वीडियो की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के रुकन अजहर मशवानी साहब जो हैं उनके दो भाई लापता हैं 6 जून 2024 से, इसी साल, और 2 माह हो गए तकरीबन। उन भाइयों को लापता, दोनों प्रोफेसर हैं, एक का नाम जो है वो प्रोफेसर ज़हूरुल हसन है और दूसरे का नाम प्रोफेसर मजहरुल हसन है, और ये अजहर मशवानी के भाई हैं जो काफ़ी सरकर्दा पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया हेड भी रहे हैं मेरा ख्याल है इनके। वो जो हैं उनके भाइयों को लापता किया गया है और उनके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं है। आज इस मामले के ऊपर जो है वो समाअत हुई और समाअत के अंदर जो जस्टिस साहब हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने अहकामात जारी किए हैं कि जनाब अगली समाअत तक इन दोनों भाइयों को बाजियाब करवा कर जो है वो अदालत के अंदर पेश किया जाए। अटॉर्नी जनरल से भी उन्होंने कहा कि फिर मैं अगली समाअत पर मैं देखूंगा कि आप क्या कहते हैं, वो देखने के काबिल होगा, और आप ये अगर इस तरह का नहीं होता तो मैं किसी सख्त किस्म के ऑर्डर्स भी दे सकता हूँ। इस किस्म का उन्होंने आज मैसेज जो है वो कन्वे करने की कोशिश की है। बड़ी अच्छी बात है जी। मिसिंग पर्सन कोई भी हो, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, किसी भी कौम से उसका ताल्लुक हो, किसी भी सूबे से उसका ताल्लुक हो, मिसिंग पर्सन जो है, ये जबरी गुमशुदगी जो है वो ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और जो ये एक रीत डाल दी गई है, हालांकि जिस पार्टी से इन लोगों का ताल्लुक है वो पार्टी माजी के अंदर कुछ इस किस्म की बातें कर चुकी है जिससे
जो मिसिंग पर्सनस हैं उस वाले मामले को धचका पहुंचा है, या जब इस पार्टी की अपनी हुकूमत थी उस दौर के अंदर भी कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ इस हवाले से, बल्कि जो है वो उस दफ़ा कंपेन हमारी इनकी सोशल मीडिया से हमें देखने को मिलती थी। इनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे होते थे कि जी देखें वो मिसिंग पर्सन होता है जिसने कुछ किया होता है। तो लेकिन खैर अब उनके ऊपर बुरा वक्त है और वो खुद अब मिसिंग हो रहे हैं, तो हम तो बहरहाल हमारा तक प्रिंसिपल सेंटेंस है, वो कोई भी हो उससे अगर हमारा नज़रियाती या इख्तिलाफ भी है तो उसकी बुनियाद के ऊपर हम ये इजाज़त नहीं दे सकते कि उसको उठाकर गायब कर दो क्योंकि उसने कुछ किया है। अगर उसने कुछ किया है तो भाई आप उसको जबरी तौर पर गुमशुदा नहीं कर सकते, आप उसको अदालत के अंदर पेश करें, अदालत के अंदर उसके जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम है उसके सबूत फराहम करें, इल्ज़ाम साबित करके उसको सज़ा दिलवाएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आप कहें जी कि आप किसी को भी उठा लेंगे, जबरी तौर पर गुमशुदा कर देंगे, वो कोई भी हो, तो हम इस बात की जो है वो हिमायत नहीं करेंगे और हमेशा मुखालफत करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अजीब रीत है, ये बात जो है वो मैं बहुत दफ़ा रिपीटेशन कर चुका हूँ, लेकिन इस बात की मुझे खुद समझ नहीं आती, इसलिए बार बार ये मैं बात कहता हूँ कि भाई इंडिया का एक एजेंट है हमारे पास, कुलभूषण यादव, उसको पकड़ा गया, उसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है वो हमने देखा कि वहां से उसकी माँ और उसकी बीवी है वो उसको मिले, तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर जो है वो वहां पर बनाई गई, कितना अच्छा रूम है, सामने वो उसका गिलास की वॉल है, अंदर जो है वो टेलीफोन भी पड़ा हुआ है और सब कुछ है। तो ये एक तरफ तो हमारा जिसे हम कहते हैं कि हमारा अजली दुश्मन है भारत, उसके साथ हमारा ये ट्रीट है, और एक जो आपका एजेंट है किसी भी वो एजेंसी का, आप उसको जो है वो इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और अपने लोगों को आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि उनके बारे में इल्म ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। उनको आपने हक के दिफा तो क्या देना है, उनके ऊपर चार्जेस तो क्या लगाने हैं। तो ये बहुत अजीब सूरत हाल है और इस मसले का हल जो है वो जल्द से जल्द निकलना चाहिए। दूसरी खबर ये है कि जमात इस्लामी ने भी कल जो है वो धरना ख़त्म कर दिया है, और जो हमारे सामने इतलात आई हैं, जो मुआहदा हुआ है हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान, उनमें यह शराइत रखी गई हैं कि तनख्वाहदार तबके का टैक्स जो है वो कम कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो बिलों और टैक्सों का बोझ है उसको कम किया जाएगा। जागीरदारों और लैंड होल्डर्स के ऊपर जो है वो इनकम टैक्स का एक वाज़े निज़ाम जो है वो वाज़े किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अगस्त के बिलों के अंदर 15 दिन जो है उसकी मजीद जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी कि 15 दिन के लिए इन बिलों को मौखर कर दिया जाएगा, 15 दिन डेट आगे बढ़ा दी जाएगी। और इसके साथ साथ IPPs के मामले के ऊपर जो है वो नजर सानी की जाएगी और इसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि 1 महीने के अंदर अंदर अपना काम मुकम्मल करेगी। इसके साथ साथ सरकारी सतह पर जो है वो 1300 सीसी तक जो गाड़ियां हैं उनको महदूद किया जाएगा। अब ये मुआहदा देखने को तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इन मुआहदों पर अमल दरामद जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल काम है। इनमें से जो भी चीजें हैं ना, एक ये 15 दिन वाला जो मौखर करने वाला मामला है, इसके अलावा जितने भी ये मुतालबात हैं, ये मुतालबात जो हैं वो मुझे बहुत जल्द पूरे होते दिखाई नहीं देते। जमात इस्लामी के लिए एक अच्छा, उनके लिए पॉलिटिकल तो वो जो है वो बेनिफिट हो गया, उन्होंने अपनी जमात को मुतहर्रिक कर लिया, उन्होंने अपने कारकुनान को मुतहर्रिक कर लिया, लेकिन क्या ये जो मुतालबात हैं इन मुतालबात पे अमल दरामद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं है कि ये जी इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। ये अभी क्योंकि IMF का बजट है, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको जो है वो पहले IMF को भी जवाब देना पड़ेगा। आप कोई बहुत आज़ाद किस्म की कौम नहीं है, आप डिपेंडेंट कौम है आप, या जिस तरह से वो शहबाज शरीफ ने कहा था ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो वो वाला सूरत हाल है कि भिखारी जो है वो उसके पास नहीं ये हक होता कि वो चीज़ों को मुंतखब करे, तो लिहाजा आपके पास ये हक नहीं है। इसलिए आपको ये पूरा का पूरा एक इसके लिए प्लान मुरतब करना पड़ेगा और इसके लिए जो है वो आपको बड़े बड़े माफियाज के ऊपर हाथ डालना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आप हाथ डाल सकेंगे या हुकूमत डालेगी, तो ये मुझे इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा पूरा उम्मीद मैं नहीं हूँ कि जिससे कोई पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलेगा इस तरह से। खैर, जमात इस्लामी को अपना एक सियासी जो फ़ायदा है वो मिल गया है, काफ़ी देर से उनकी कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, वो एक्टिविटी जो है वो हो गई है। उसके बाद जनाबे वाला बलोच राजी मुच्ची के हवाले से आपके सामने अपडेट रखते हैं कि जो बलोच यकजहती कमेटी है उसने अनाउंस किया था कल कि जी कल धरना ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से गवादर से काफिला जो है वो तुर्बत पहुँचेगा। तो अब जो है वो मज़ीद आगे का भी प्लान जो है वो जारी कर दिया गया है। जिस वक्त तक आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त तक तुर्बत के अंदर जो है फिदा चौक में दीवान जो है वो मुनक्किद हो रहा होगा या मुनक्किद करवा दिया गया होगा।
اس کے بعد پھر جناب 10 اگست کو یہ والا جو کاروان ہے کل سویرے جو ہے وہ تربت سے گریشیا کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوگا، اور پھر کل وہاں پر ایک دیوان منعقد کیا جائے گا جو کہ بلوچ راچی مچی کے شہداء ہیں ان کے اعزاز کے اندر، اور ان کی وہاں پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ 10 اگست کو ہی رات کو جو ہے وہاں سے گریشیا سے سوراب جو ہے وہ جائے گا یہ قافلہ، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ دیوان کا انعقاد کیا جائے گا، اور پھر 10 اگست کو یہ کاروان جو ہے وہ سوراب سے نوشکی جائے گا، وہاں پر بھی دیوان منعقد ہوگا جس میں بلوچ راجی موچی کے جو شہداء ہیں ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جائے گا اور ان کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر 12 اگست کو جو ہے یہ بلوچ راجی موچی کا کاروان جو ہے وہ نوشکی سے شال روانہ ہوگا، اور شال کے اندر بھی دیوان منعقد کروایا جائے گا، اور اس کے اندر بھی یہ جو ہے وہ بلوچ راجی موچی کے جو شہداء ہیں ان کی بات ہوگی، اور ان کے حوالے سے اس معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوگی، گفتگو شنید ہوگی۔ یہ وہ والا جو ہے وہ اس معاملے کے اندر اپڈیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بتاتے ہیں جناب کہ بلاول بھٹو زرداری نے آج تقریر کی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کے دوران عدلیہ کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور انہوں نے شکوہ بھی ظاہر کیا ہے جی کہ میرے نانا کو جو ہے وہ صحیح سے انصاف نہیں ملا، بس اب عدالتوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ان کو انصاف جو ہے وہ نامکمل ملا ہے یا صحیح نہیں ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمیشہ پارلیمان کے اندر مداخلت کرتا ہے یہ ادارہ، یعنی عدلیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہ سارا غصہ اس لیے دکھا رہے تھے کیونکہ مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے وہ جو ہے کیونکہ وہ کر دیا ہے، اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں مل گئی ہیں، مخصوص نشستیں ملنے کا یعنی کہ دینے کا عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے، ابھی ملی تو نہیں ہے کیونکہ اس کے حوالے سے حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب آپ کو اپنے نانا کا جو وہ یاد ہے، لیکن اگر مخصوص نشستیں ویسے بنتی تو تحریک انصاف کی تھیں، لیکن ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر یا قانونی لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس میں کچھ شکم موجود ہیں، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اس کے لیے ڈیمانڈ ہی نہیں کیا تھا، سنی اتحاد کونسل یہ لینے گئی تھی، اور سنی اتحاد کونسل کے لیے انہوں نے یہ ترمیم کر دی ہے بھائی کہ جناب وہ اگر آپ نے مخصوص نشستوں کی فہرست جو ہے وہ مقررہ وقت کے اندر جمع نہیں کروائی تو آپ کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ تو جناب یہ جو صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی ترمیم کی ہے کہ جناب اگر آپ نے ایک پارٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے کسی پارٹی سے وابستگی کا، تو آپ اس کے بعد جو ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی جن لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کے اندر اپنا سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا ہے اب وہ تحریک انصاف کو دوبارہ جوائن نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ترامیم کی گئی ہے یہ تحریک انصاف سے جتنے مرضی اختلافات جو کچھ مرضی، لیکن اس معاملے کے اندر یہ سارا کا سارا جو قانون سازی کی جا رہی ہے یہ تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے کی جا رہی ہے، نہ کہ عوام، کیونکہ ان کا کام تو اصل میں وہاں پر بیٹھ کے عوام کے لیے جو ہے وہ انصاف کرنا ہے، عوام کے لیے قانون سازی کرنا ہے تاکہ عوام جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے، لیکن انہوں نے یہ جو ساری قانون سازی کی ہے یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں روکنے کے لیے کی ہے۔ تو جناب اس کے اوپر مجھے بلاول صاحب کا سٹان سمجھ نہیں آیا، ایک طرف تو یہ انصاف کے لیے رو رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے ان کی حکومت ہے بلوچستان کے اندر۔ اب بلوچستان کے اندر جو کچھ پچھلے دنوں ہوا ہے بلاول صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بھی لب کشائی کرتے کہ جو وہاں پر لوگ شہید ہوئے ہیں، وہاں پر جو نیٹ ورک بند رہا ہے، صورتحال خراب رہی ہے، دھرنے تھے، پروٹیسٹ تھے، لاک ڈاؤن جیسی صورتحال تھی، وہاں پر آپ کی حکومت اس کو جو ہے وہ ناکام رہی مکمل طور پر، اور جو ہے وہاں پر نہتے شہریوں کے اوپر جو ہے وہاں پر تشدد کیا گیا، سب کچھ ہوا، اور آپ نے اس پر بات ہی نہیں کی، آپ نے جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں کی۔ کچے کے جو علاقہ ہے سندھ کا، وہاں پر جو ہے وہ ڈاکو دن رات شہریوں کو مار رہے ہیں، آپ وہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے، لیکن آپ بات کر رہے ہیں جی کہ عدلیہ، آپ اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، ذاتی لڑائیاں لڑ رہے ہیں کہ اس کو سیٹیں کیوں مل گئیں، مجھے کیوں نہیں ملی، مجھے نہیں ملی اسے مل گئیں۔ یہ جو لڑائیاں ہیں اسمبلی کے اندر جب تک چلتی رہیں گی، یہ سسٹم ہی اس قسم کا ہے، انفارچونیٹلی اس سسٹم کو بنایا ہی اس قسم سے جاتا ہے، اور اس کو پورا اس طرح سے چلایا جاتا ہے کہ عوام کے جو اصلی مسائل ہیں وہ دب جائیں کہیں پر، اور ہماری عوام بھی اتنی بے وقوف ہے کہ انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ بے وقوف بن جاتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں۔ یہ بہت تیز لوگ ہیں، ہم معصوم لوگ ہیں، ہم بے وقوف بن جاتے ہیں ان کے ہاتھوں، اور یہ پھر جو ہے وہ ہمیں اس چکری میں گھماتے ہیں کہ اس کے پیچھے فلانا یہ وہ، ہم گھومتے رہتے ہیں، ہم اپنے جو مسائل ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ ہم دن رات یہ بیٹھ کے اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی، مخصوص نشستیں عمران خان کو مل رہی ہیں یا پی ٹی آئی کو مل رہی ہیں یا اس کو مل رہی ہیں۔
عوام یہ سوچ رہی ہے. عوام یہ نہیں سوچ رہی کہ بل میں نے کیسے دینا ہے. وہ جب بل آن پڑتا ہے پھر کچھ بیچنا پڑتا ہے, کچھ 5-4 دن ان کی عقل ٹکانے آتی ہے, پھر اگلے 26 دن ان کو یہی فکر رہتی ہے کہ اقتدار میں کون آئے گا, عمران خان آئے گا, نواز شریف آئے گا, شہباز شریف آئے گا. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں ان میں سے کوئی بھی آ جائے آپ فرق نہیں پڑے گا جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہو جاتا, جب تک آپ جو ہے وہ اس سسٹم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. یہ تو مہرے ہیں بیچارے, جو اصلی کردار ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہمارے عسکری ادارے ہیں, جنہوں نے ہر ادارے کے اندر اپنا اتنا زیادہ انفلوئنس کر لیا ہے کہ اب وہ ادارے جو ہیں وہ جمہوری طریقے سے چل ہی نہیں چل سکتے. اور جب تک وہ جمہوری طریقے سے نہیں چلیں گے, عوام ان کے نمائندے نہیں چلائیں گے, تو پھر وہ عوام کے لیے کام بھی نہیں کریں گے. جس طرح سے ابھی DGI-SPR نے پریس کانفرنس میں جو ہے وہ کہا تھا کہ جی ہم کیوں نہ کریں کام, ہم کریں. تو بھائی اس کا مطلب ہے اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو پھر سارے ادارے گھروں کو چلے جائیں. خیر ویڈیو لمبی بھی ہو گئی اور باتیں بھی ادھر ادھر نکل گئیں. جو ہماری سٹوری تھی وہ تو کمپلیٹ ہو گئی ہیں. یہ آج کی اپڈیٹس تھیں جو کہ آپ تک میں نے پہنچا دی ہیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. گڈ بائے.